हेलो बच्चों, वेलकम टू संकल्प भारत। मेरा नाम है भारती और मैं आपकी ज़ूलॉजी एजुकेटर हूँ। आज हम लोग करने वाले हैं अपना आखिरी माइंड मैप, जो कि रहेगा आपके इवोल्यूशन का। यानी कि इसके बाद आपकी ज़ूलॉजी के सारे माइंड मैप्स आप तक पहुँच जाएंगे, जो आपकी रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, प्लस एक रिविजन भी हो जाएगा जिसमें मैं आपको सब कुछ समझा दूंगी। ठीक है, तो यार स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। टाइम बहुत क्रूशियल है। तो यार देखो, इवोल्यूशन में कुछ चीज़ें जो हमें पढ़नी है, पहले तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, बिग बैंग थ्योरी देखेंगे, फिर थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, कैसे ओरिजिनेट हुई, ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। कंसेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन देखेंगे, एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन, क्योंकि अदालत प्रूफ मांगती है मेरे बच्चों, तो एविडेंसेस तो देने पड़ेंगे। फिर आपका अडैप्टिव रेडिएशन, लेमार्क्स थ्योरी, डार्विन्स थ्योरी, म्यूटेशन थ्योरी, हार्डी विनबर और अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन, यानी कि प्लांट्स, एनिमल्स और मैन कैसे इवॉल्व हुए। अब जो मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन का क्वेश्चन आता है वो आपके एविडेंसेस से आता है, थ्योरीज से आता है और आपके मैन के एवोल्यूशन से आता है। तो ये तीन चीज़ आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो यार स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले थ्योरीज के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यार लाइफ से पहले हम लोग बिग बैंग थ्योरी देख लेते हैं। बिग बैंग थ्योरी से हमें क्या पता चला कि यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ था। तो हुआ क्या था यार, ये यूनिवर्स क्या है, बहुत ज़्यादा वास्ट है और एक्सपैंडेड रीजन है। ये क्या करता है, अगर हमें यूनिवर्स की बिग बैंग थ्योरी की बात करें तो ऐसा हुआ था कि एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था। उस बहुत बड़े एक्सप्लोजन के वजह से क्या हुआ था, आपका जो अर्थ था उसका वॉल्यूम एक्सपैंड हो गया था और टेम्परेचर कूल डाउन हो गया था। अर्थ का नहीं, आपकी यूनिवर्स का वॉल्यूम एक्सपैंड हो गया था, टेम्परेचर कूल डाउन हो गया था। हाइड्रोजन, हीलियम जैसी गैसेस बने थे जो कंडेंस होके जिन्होंने बाद में क्या बनाई, आपकी गैलेक्सीज बनाई। जैसे कि आपकी जो अर्थ है वो मिल्की वे गैलेक्सी में आ जाती है। ठीक है, अब ये ओरिजिनेट कब हुआ था, 20 बिलियन ईयर्स अगो। ये नंबर आपको याद रखना है, इसलिए यहाँ पर स्पेसिफिकली एनसीईआरटी में दे रखा है। 20 बिलियन ईयर्स अगो पहले हमारा यूनिवर्स ओरिजिनेट हुआ था। फिर कहती है एनसीईआरटी की अर्थ जो बनी थी वो 4.5 बिलियन ईयर्स अगो बनी थी। कैसे, देखो यार, अर्थ पे क्या हो रहे थे, बहुत ज्यादा वोल्केनिक इरप्शंस हो रहे थे मॉल्टन मासेस के वजह से। जो अर्थ का सरफेस था उस समय CH4, CO2, वाटर वेपर, ऐसी सारी चीजें रिलीज हो रही थी। अब क्या हो रहा था, आपकी यूवी लाइट पड़ रही थी, सन था, यूवी लाइट क्या कर रहा था, यूवी लाइट तोड़ रही थी आपके वाटर वेपर को, जिससे फिर आपकी जो हाइड्रोजन है वो एस्केप हो जा रही थी, क्योंकि वो लाइटर गैस है। और वहां पर बेचारी ऑक्सीजन क्या हो गई थी, अकेली हो गई थी। अब ऑक्सीजन अकेली हो गई है तो उसको कंबाइन करना पड़ रहा था, जिससे वो H2O बना रही थी, CO2 बना रही थी और अदर ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कर रही थी। लेकिन उस टाइम पे अगर हम लोग अर्थ का एटमॉस्फेयर देखें तो इट वाज रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, क्योंकि नो फ्री ऑक्सीजन वाज अवेलेबल। ठीक है, अब धीरे धीरे करके ऐसे ही ओजोन बनता रहा और फिर 4 बिलियन ईयर्स अगो पहले पहली लाइफ अपेयर हुई ऑन अर्थ। ठीक है, अब ये लाइफ से रिलेटेड बड़ी सारी स्टोरीज है यार। एक स्टोरी जो है वो है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ये फादर सुआरेज ने दी थी। उन्होंने बोला था कि गॉड खुद आए थे, गॉड ने 6 दिन में पूरी की पूरी अर्थ की फॉर्मेशन करी, एडम एंड ईव लेके आए और फिर इस तरह से पहली लाइफ ओरिजिनेट हुई। फिर एक कॉस्मोजोइक थ्योरी आती है जिसमें बोलती है कि लाइफ अर्थ पे आई फ्रॉम अदर स्टार्स एंड प्लैनेट्स, यानी कि किसी और अर्थ, किसी और प्लैनेट से एक स्पोर, एक सीड, एक स्पर्म उड़ता हुआ हमारे अर्थ पे आया और उसने क्या किया, वहां पर लाइफ ओरिजिनेट कर दी। इसको हम लोग थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया भी बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस की है। वो क्या है, दैट लाइफ अराइज फ्रॉम लाइफ, यानी कि लाइफ जो है किसी लाइफ, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म से ही अराइज होती है। ये किसने बताया था, पास्चर जी ने बताया था, रेड्डी जी ने बताया था और स्प्लेंजानी जी ने बताया था। पास्चर जी का इसका जो एक्सपेरिमेंट है, स्वान नेक एक्सपेरिमेंट, ये भी बहुत ज्यादा फेमस है, जिसके बारे में नाम एटलीस्ट आपको इसका याद रखना है। नेक्स्ट चीज थी थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन में बोला गया था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो नॉन लिविंग मैटर से अराइज हो रहे हैं, है ना। और इसी चीज को डिसअप्रूव किया था आपके लुइस पास्चर जी ने। फिर उन्होंने थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस दी थी। ठीक है, अब जो मेन थ्योरी है जिसको हम लोगों ने मोर और लेस एक्सेप्ट करके रखा हुआ है वो है थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन। अब ये किसने दी थी, ओपेरन और हाल्डेन की हाइपोथेसिस थी। उन्होंने अर्ली एटमॉस्फेयर बताया कि ये सारी गैसेस अवेलेबल थी, टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस था, पूरी लाइटनिंग, थंडर होता रहता था, जिसके वजह से आपके जो क्या हो गए, ऑर्गेनिक मैटर से क्या बनने लगी, लाइफ की फॉर्मेशन हुई। अब इसी के बेसिस पे मिलर ने एक एक्सपेरिमेंट करा। उन्होंने ये अपैरेटस बनाया। इस अपैरेटस में उन्होंने क्या करा, वाटर को बॉईल करते रहे 800 डिग्री सेल्सियस पे, इलेक्ट्रिक चार्ज दिया कितना, 75,000 वोल्ट का इलेक्ट्रिक चार्ज दिया और ये गैसेस CH4, NH3, H2O यानी कि वाटर वेपर और H2, ये आपका बार बार पूछा जाता है इवोल्यूशन
इवोल्यूशन से, चारों गैसेस आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या किया जब इसमें इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी डाली, वाटर बॉईल कर रहा था, तो धीरे धीरे यहां पर क्या कलेक्ट होने लग गया, वाटर कलेक्ट होने लग गया, जिसमें आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले, जैसे कि सिंपल शुगर मिली हमें, अमाइनो एसिड देखने को मिला, ग्लिसरॉल देखने को मिला, नाइट्रोजनस बेसिस, फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फॉर्म। तो हमें पता लगा कि धीरे धीरे करके इन्हीं सारी चेंजेस की वजह से धीरे धीरे करके लाइफ ओरिजिनेट हुई थी, ठीक है। अब क्या क्या देखने को मिला, इससे भी क्वेश्चन आता है, तो आपको याद रखना, अगर अमाइनो एसिड की बात करें तो एलेनिन, ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड देखने को मिला, बाद में एडेनाइन, नाइट्रोजनस बेसिस, जो आगे जाके फिर कहीं ना कहीं हमारा रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर बना दिया होगा, एक नॉन सेलुलर या सेलुलर लाइफ फॉर्म बनाई होगी, ठीक है। तो ये वाली जो थ्योरी है वो मोर और लेस एक्सेप्टेड है, जो कि है थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अगर पूछा गया है कि हाइपोथेसिस किसने दी थी, ये थ्योरी किसने दी थी, तो वो ओपरेन और हाल्डेन ने दी थी। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ एस एल मिलर जी का था, थ्योरी आपकी ओपरेन और हाल्डेन ने ही दी थी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपने एविडेंसेस की। एविडेंसेस यानी कि प्रूफ यानी कि जो अदालत मांगती है, और इन सब का प्रूफ हमने भी दिया था, इस चीज में भी मिला था। अब यार प्रूफ में जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रूफ था वो था पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, यानी कि फॉसिल। अब यार देखो, डायनासोर हुआ करते थे, हमें कैसे पता चला? हमें पता चला क्योंकि हमें इनके रिमेन्स मिले, फॉसिल्स मिले। कोई भविष्यवाणी तो नहीं हुई थी, कोई आकाशवाणी तो नहीं हुई थी, कोई ऊपर से कोई चिल्ला रहा है कि डायनासोर जैसे प्राणी भी हुआ करते थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन जब हमें सेडिमेंट्री रॉक्स में उनके फॉसिल्स मिलने लगे, बोन्स के, टीथ के, शेल्स के, इन सारी चीजें देखने लगी, उनको स्टडी किया गया, तो हमें पता चला एक ऐसे ऑर्गेनिज्म भी रहा करते थे। और साथ के साथ जितना नीचे वो लेयर थी, मतलब मान लो देखो ये लेयर्स है, एक यहां पर मिला है, एक यहां पर मिला है, और एक यहां पर मिला है, तो जितनी नीचे लेयर है यानी कि उतना ही पुराना वो ऑर्गेनिज्म रहा होगा। तो इस तरह से हमें क्या पता चल गया, जियोलॉजिकल टाइम पीरियड भी पता लग गया कि ये इस वाले पीरियड में हुआ करता था, ये इस वाले पीरियड में हुआ करता था। इन सारी चीजों से हमें ये चीज भी पता लग गई, और ये सबसे ज्यादा हेल्पफुल होते हैं एज, और सबसे ज्यादा मोस्टली एक्सेप्टेड फॉसिल रिमेन्स को हम लोग मानते हैं एज एविडेंस। फिर कुछ मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंसेस से बहुत क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन्स वो होते हैं जिनका स्ट्रक्चर या एनाटॉमी सेम होती है लेकिन फंक्शन डिफरेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी में होमोलोगस ऑर्गन्स की डायग्राम भी दे रखी है, वो हाथ बन रखे हैं ना, तो अरेंजमेंट ऑफ फोर लिम्स, ठीक है, वर्टिब्रेट, हार्ट एंड ब्रेन, थॉर्न ऑफ बोगनविलिया, टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा, ये सारे क्या आते हैं, होमोलोगस स्ट्रक्चर में आते हैं। और ध्यान रखना है कि होमोलोगस स्ट्रक्चर, एनाटॉमी सेम है, फंक्शन डिफरेंट है, तो ये चीज कन्वर्ज हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, तो यानी कि ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपके एनालोगस स्ट्रक्चर, जिनमें कोई लेना देना नहीं था लेकिन आगे जाके फंक्शन सिमिलर हो गए, तो यहां पर ये चीज कन्वर्ज हो रही है, तो ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का पार्ट है, ठीक है। एग्जाम्पल, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, दोनों का काम उड़ना है लेकिन स्ट्रक्चर में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं देखने को मिली। आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, दोनों का काम देखना है लेकिन सिमिलैरिटी स्ट्रक्चर में नहीं है, ठीक है। इसके अलावा फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन और स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, इन दोनों की स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस है, और फंक्शन क्या है, सिर्फ एक है, जो कि है स्टोरेज। तो इस तरह के ऑर्गन्स को हमने बोला एनालोगस ऑर्गन्स। अब वेस्टिजियल ऑर्गन जैसे कि अपना अपेंडिक्स हो गया है ना, टेल बोन होगी, हमारा प्री मोलर वाला जो टीथ होता है वो हो गया। तो यार आप सोचो कि पहले ये हुआ करते थे, है ना, अभी अगर इनका कोई काम नहीं है, यानी कि पहले काम था, तो इस चीज से भी हमें पता चला कि हम लोग इवॉल्व हुए हैं, कि धीरे धीरे उन चीजों का काम खत्म हो गया, तो वो वेस्टिजियल हो गए, ठीक है। नेक्स्ट चीज आ जाती है कनेक्टिंग लिंक, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसका आर्कियोप्टेरिक्स, है ना, जो कनेक्टिंग लिंक है। अब इनसे भी हमें क्या पता चला कि यार कुछ तो इवोल्यूशन हुआ था, कि इससे इसमें बीच में एक कनेक्टिंग लिंक था, जो इसकी तरह भी है और इसकी तरह भी है, ठीक है। नेक्स्ट है अटाविज्म, जैसे कि टेल बोन्स हमारा क्या है, वेस्टिजियल है, अभी आता नहीं है लेकिन किसी बच्चे में वो टेल बोन आ जाती है, तो उससे पता क्या चलता है कि पहले हुआ करती थी, अभी नहीं है, यानी कि हम लोग इवॉल्व होते हुए आए हैं, और इवोल्यूशन का ये बहुत अच्छा प्रूफ है, ठीक है। नेक्स्ट चीज अगर हम लोग बात करें कुछ एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंसेस, देखो सिमिलैरिटी इन अर्ली डेवलपमेंट, अगर वर्टिब्रेट्स का एम्ब्रियो देखोगे ना तो ऐसा लग रहा है सारे सेम है, लेकिन अलग अलग है ना। वर्टिब्रेट्स में आपकी रेप्टाइल्स अलग है, एम्फीबियंस अलग है, फिशेस आपके पाइसेस अलग है, और आपका
मैमल्स अलग है, लेकिन इनका एम्ब्रियो आपको देखने को मिलेगा जो कि बिल्कुल सिमिलर होगा, ठीक है। इसके अलावा लार्वा ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट लिखा हुआ है यहां पर, इनवर्टिब्रेट मार्क कर लेना, और प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, आपके एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंसेस के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज अगर हम लोग देखें तो इसका एक और एविडेंसेस आ जाता है जो आपको याद रखना है, दैट इज बायोजेनेटिक लॉ। बायोजेनेटिक लॉ क्या कहता है, ये कहता है ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी, ठीक है। नेक्स्ट अर्नेस्ट हैकल और अर्नेस्ट बेयर, अर्नेस्ट हैकल ने ये दिया था और अर्नेस्ट बेयर ने इसको डिसअप्रूव किया था, ये चीज भी आपको याद रखनी है। फिर आ जाता है यार आपका आर्टिफिशियल सिलेक्शन। जब हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या होता है कि हम लोग आर्टिफिशियली कोई एक पर्टिकुलर ब्रीड है, कोई पर्टिकुलर ट्रेट है जो हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। फॉर एग्जांपल इसका दे रखा है जैसे कि रॉक पिजन से हम लोगों ने पाउटर, जैकोबिन और फैंटेल, ये सारी आर्टिफिशियल सिलेक्टेड बर्ड्स है, लेकिन हमने इन्होंने क्या कर लिया, अपने आप को अडैप्ट कर लिया। तो ये भी एक तरह का इवोल्यूशन दिखाता है, आपके एविडेंस है इवोल्यूशन का। नेक्स्ट आ जाता है यार इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म की बात करा गया तो हमारी व्हाइट मॉथ और डार्क मॉथ का एग्जांपल है। पोल्यूशन से पहले यानी कि बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन पेड़ों पे लाइकन जमा होता था, क्योंकि पोल्यूशन इंडिकेटर है, जहां पर पोल्यूशन होगा वहां लाइकन नहीं होगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले पोल्यूशन था नहीं, तो लाइकन वहां पर बहुत ज्यादा प्रेजेंट था, ठीक है। तो जिसके वजह से जो डार्क मॉथ और व्हाइट मॉथ में, व्हाइट मॉथ उस लाइकन में छुप जाती थी, क्योंकि लाइकन भी व्हाइट कलर का, व्हाइट मॉथ भी, और प्रेडेटर्स किसको खा जाते थे, आपके डार्क मॉथ को। तो यहां पर इस समय नेचुरली सिलेक्टेड ऑर्गेनिज्म कौन है, ये आपका व्हाइट मॉथ है। लेकिन पूरा तख्ता बदल गया आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद आपका क्या हुआ, पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया, जिसके वजह से लाइकन्स नहीं थे। तो अब क्या हुआ, पोल्यूशन की वजह से ट्रीज के जो बाग थे, छाल थी, वो भी डार्क होने लगी, जिसपे डार्क मॉथ अब छुप जाते थे, लेकिन व्हाइट मॉथ बहुत अच्छे से दिख जाते थे, जिसकी वजह से अब व्हाइट मॉथ की क्वांटिटी कम हो गई, डार्क मॉथ बढ़ गया। तो यहां पर पूरी तरह से क्या है, यहां पर पूरी तरह से एनवायरमेंट नेचुरली सिलेक्ट कर रहा है ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। एक और चीज जो हम लोग पढ़ते हैं, इसका एनसीईआरटी डायग्राम आपको देख के जाना है, जिसमें ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल और प्लेसेंटल मैमल्स के बीच के डिफरेंस, सिमिलैरिटीज बताई गई हैं। मोल बताया गया है, फिर मार्सुपियल, मोल, एंटीटर, नुम्बैट, ये सारे एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अब अडैप्टिव रेडिएशन क्या है, बेसिकली मान लो एक ऑर्गेनिज्म यहां पर इस आइलैंड पे रह रहा था, अब कॉम्पिटिशन के वजह से वो इधर उधर जाके रिलोकेट हो गया और यहां पर उसने अपने आप को अडैप्ट कर लिया, जिसके वजह से उसकी बॉडी में चेंजेस आ गए। फॉर एग्जाम्पल डार्विन फिंचेस, उनकी बीक में चेंजेस आई थी, क्योंकि कहीं पर उसको खाने को सीड मिला, कहीं पर उसको फ्रूट मिला, कहीं पर उसको इंसेक्ट मिले, जिसकी वजह से उसकी बीक में चेंजेस आए। अब थे तो वो डार्विन ही, डार्विन फिंचेस ही, डार्विन नहीं थे, डार्विन फिंचेस थी। कहां पर, गैलापागोस आइलैंड की बात है ये। दूसरे एग्जांपल आ जाते हैं ऑस्ट्रेलियन मैमल्स और मार्सुपियल्स। अब अगर हम लोग मार्सुपियल और ऑस्ट्रेलियन मैमल्स की ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल और प्लेसेंटल मैमल्स की बात करते हैं बच्चों, तो देखो इनका जो बिल्कुल मतलब कोई भी लेना देना नहीं था आपस में, है ना, ये भी एग्जांपल है अडैप्टिव रेडिएशन के। लेकिन अगर आप इनको देखोगे तो कोई लेना देना नहीं था, लेकिन दोनों में आगे जाके इनकी कैरेक्टरिस्टिक सेम होती रही। तो पहले लेना देना नहीं था, फिर आगे कैरेक्टरिस्टिक सेम हो गई, यानी कि कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का भी एग्जाम्पल शो करते हैं ये आपके अडैप्टिव रेडिएशन के दो प्राणी, यानी कि ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल और प्लेसेंटल मैमल, ठीक है। क्लियर है, यहां पर आपका हो जाता है आपका क्या कहते हैं, एविडेंसेस। अब बात कर लेते हैं लेमार्क्स थ्योरी की। अब कुछ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ, तीन लोगों ने थ्योरी दी। तो पहली थ्योरी थी लेमार्क जी ने जो दी थी, उस थ्योरी का नाम था थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स और यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। अब इसमें हुआ क्या था, इसमें इन्होंने बोला था कि ऑर्गेनिज्म कुछ चेंजेस करता है अपनी बॉडी में, ताकि वो अपने आप को अडैप्ट करा सके, है ना। हम लोग कहीं जाते हैं, जैसे अभी तुम लोग की सीट पक्की हो जाएगी, तुम कहीं रहने जाओगे किसी हॉस्टल में, तो उधर जाके तुम्हें अपने अंदर कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे, ताकि तुम उस एनवायरनमेंट में अपने आप को अडैप्ट करा सको और वहां पर अच्छे से रह सको। तो इसी तरह से हर ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ चेंजेस आती है, जिससे वो अपने आप को अडैप्ट करने में हेल्प करता है। अब इसमें एग्जांपल दिया था इन्होंने जिराफ जी का। जिराफ जी के बारे में बोला कि जिराफ जी की गर्दन पहले लंबी नहीं थी, फिर क्या हुआ, उनको ऊंची वाली पत्तियां खानी पड़ रही थी, तो वो धीरे धीरे गर्दन ऊंची करके वो पत्तियां खा रहे थे। अब देखा गया, इन्होंने बोला कि धीरे धीरे ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक थी ऊंची गर्दन वाली, उनके ऑफस्प्रिंग में आगे प्रोजेनी में भी आने लगी। लेकिन इस थ्योरी को डिसअप्रूव कर दिया गया बाय ए वीसमैन बाय थ्योरी ऑफ जर्म प्लास्ट, जिन्होंने
इस थ्योरी में उन्होंने क्या किया था, इसमें एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था। एक माइस की हर जनरेशन की उन्होंने पूंछ काटी थी, लेकिन एक भी जनरेशन ऐसी पैदा नहीं हुई जिसमें पूंछ नहीं आई हो। तो इससे यह पता चल गया कि आगे ये चेंजेस नहीं जाती है, हेरिटेबल चेंजेस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चीज बात होती है डार्विन थ्योरी की। डार्विन जी ने अपना जो थ्योरी दी थी ऑन नेचुरल सिलेक्शन, जिसके दो की पॉइंट्स थे डार्विन थ्योरी के, एक था नेचुरल सिलेक्शन और दूसरा था ब्रांचिंग डिसेंट। इन्होंने ये थ्योरी दी थी बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ थॉमस माल्थस, जिन्होंने पॉपुलेशन के बारे में बात करी थी। ठीक है, अब इस थ्योरी के बेसिस पे डार्विन जी ने बताया कि जो ऑर्गेनिज्म अपने आप को अडाप्ट कर पाएगा वो कैसे पता चल जाएगा कि उसका हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन होगा, टोटल नंबर हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस वेरिएशन के थ्रू ही इवोल्यूशन आ रहा है, यानी कि स्मॉल और कंटिन्यूअस चेंजेस की वजह से इवोल्यूशन आ रहा है, ऐसा डार्विन जी का कहना था। और जो फिट होगा, जो बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल अपने आप को अडाप्ट कर पाएगा, वही सर्वाइव कर पाएगा। और रियलिटी भी यही है ना, तुम जितना जल्दी अपने आप को अडाप्ट कर पाते हो उतना जल्दी उस जगह पे रहने में आसानी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखो, नेक्स्ट आई थी म्यूटेशन थ्योरी। दी किसने थी? ह्यूगो डी वेरीज ने दी थी। अब इन्होंने क्या बोला था कि नई जो स्पीशीज है वो कैसे ओरिजिनेट होती है? वो ओरिजिनेट होती है थ्रू म्यूटेशन। अब ये म्यूटेशन क्या है? ये लार्ज सडन डिसकंटिन्यूअस चेंजेस है, जिसके वजह से अचानक से एक नई स्पीशीज बन जाती है। ठीक है, अब ये इन्होंने कैसे बताया? ये इन्होंने बताया व्हाइल वर्किंग ऑन इवनिंग प्रिमरोज पे वर्क करते हुए, ये इन्होंने बताया था। इसके अलावा इन्होंने कुछ मेजर पॉइंट्स दिए थे, जैसे कि म्यूटेशन अराइज फ्रॉम टाइम टू टाइम, म्यूटेशन आर हेरिटेबल एंड सडन, लार्ज और सडन होती है और डायरेक्शन लेस होती है। हमें नहीं पता कि किस डायरेक्शन में चेंज लेके जाएगी, वो पॉजिटिव होगी चेंज, कुछ अच्छा होगा हमारे लिए, कोई कुछ बुरा होगा, इसका कोई पता नहीं है, लेकिन वो डायरेक्शन लेस होती है म्यूटेशन। ठीक है, नेक्स्ट चीज की अगर हम लोग बात करें वो है कि मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन कैसे होता है। ह्यूगो डी वेरीज का अपना था। ह्यूगो डी वेरीज ने बोला था कि सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन की वजह से स्पीशिएशन होती है, यानी कि एक नई स्पीशीज की फॉर्मेशन होती है, और इसको हम लोग कहते हैं सॉल्टेशन। ठीक है, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन का एक वर्ड क्या था? सॉल्टेशन था। अब वहीं पर डार्विन जी ने क्या बताया? डार्विन जी ने बड़े प्यार से बताया कि जो वेरिएशन है, जो धीरे 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 करके ऑक्यूमुलेट हो रही है, एक सीधी डायरेक्शन में जा रही है, सीधी यानी कि डायरेक्शनल है, एक तरफ ही जा रही है, उनके वजह से क्या हो रहा है? इवोल्यूशन हो रहा है, एक नई स्पीशीज की फॉर्मेशन हो रही है। तो दोनों के आइडियाज में, दोनों के कंसेप्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस था, यानी कि अगर एक ऐसे है तो दूसरा ऐसे था, लेकिन आपको दोनों याद रखते हैं क्योंकि इसमें स्टेटमेंट बेस्ड पे क्वेश्चन आ जाते हैं, दोनों की थ्योरी बता दी जाती है और हम लोग चटक जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज आ जाती है हार्डी वेनबर्ग पॉपुलेशन। हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल ने बोला था दैट पॉपुलेशन इज सेड टू बी इन अ जेनेटिक इक्विलिब्रियम, की पॉपुलेशन हमेशा जेनेटिक इक्विलिब्रियम में है जब तक उसमें कोई इवोल्यूशनरी चेंज नहीं हो रहा है। अगर इवोल्यूशनरी चेंज होगा तो वो कांस्टेंट, वो जेनेटिक इक्विलिब्रियम हट जाएगा। तो यही इसी प्रिंसिपल को इन्होंने मैथमेटिकली एक्सप्रेस कराया था। ठीक है, अब इन्होंने बोला था कि एलीलिक फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन और स्टेबल रहेगी, कांस्टेंट रहेगी फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। जीन पूल हमेशा कांस्टेंट रहने वाला और सम ऑफ टोटल एलीलिक फ्रीक्वेंसीज क्या होगा? 1 होगा। तो इन्होंने बोला मान लो कि एक जीन है जिसपे 2 अलील है, एक कैपिटल ए और एक स्मॉल ए। ठीक है, तो ए को, कैपिटल ए को हमने डिनोट किया बाय पी और स्मॉल ए को बाय क्यू। ये क्या हो गई? फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, अब मान लो एक हो गया होमोजाइगस डोमिनेंट, ए हो गया कैपिटल ए वाला, और इसको हमने डिनोट कर दिया पी स्क्वायर से। फिर आ गया आपका हेट्रोजाइगस कंडीशन, और फिर आ गया आपका होमोजाइगस रिसेसिव, जिसको हम लोगों ने क्यू स्क्वायर से डिनोट किया। तो हमारी जो इक्वेशन बनती है वो बनती है पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q इक्वल्स टू 1, यानी कि एलीलिक फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या रहेगी? 1 रहेगी। और अगर 1 नहीं है, चेंजेस आ रहे हैं, यानी कि इवोल्यूशनरी एक्टिविटीज चल रही हैं। अब इस हार्डी वेनबर्ग को कुछ चीजों ने, कुछ फैक्टर्स ने बहुत ज्यादा क्या किया था? अफेक्ट करा था। ये हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल को क्या क्या इफेक्ट करता है, यानी कि अगर ये 1 नहीं है, ये चेंज हो रहा है, तो ये क्यों चेंज हो रहा है, क्या फैक्टर्स है जिसके बेसिस पे ये चेंज होता है, ये बताया गया है। पहला फैक्टर था म्यूटेशन, ऑब्वियसली ह्यूगो डी वेरीज में, कि यार डायरेक्शनल नहीं है, सडन चेंजेस आ जाएगी, जिसके वजह से चेंजेस हो जाएंगी, जिसकी वजह से इवोल्यूशन आ जाएगा, नई स्पीशीज बन जाएगी। दूसरा था नेचुरल सिलेक्शन, जिसमें हमें 3 ग्राफ याद रखने रखते हैं। एक है स्टेबलाइजेशन वाला, जिसमें पीक क्या होगी? बिल्कुल मिड में होगी और ऊपर की तरफ होगी। फिर है डायरेक्शनल, यानी कि एक तरफ को पूरा का पूरा ग्राफ शिफ्ट रहेगा, और दूसरा रहेगा डिसरप्टिव, यानी कि 2 फॉर्म ऑफ
ट्रेट या कैरेक्टरिस्टिक को फेवर किया जा रहा है, वो हो जाता है डिसरप्टिव वाला। नेक्स्ट आ जाता है जीन माइग्रेशन, जीन फ्लो, यानी कि मान लो कि क्या हो रही है, एक जेनेटिक पूल में से कुछ जीन वाला क्या हो रहा है, माइग्रेट हो रहा है दूसरी जगह, इसको जीन माइग्रेशन कर रहे हैं। अब कहीं पर रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन की वजह से नई स्पीशीज बन रही है, या तब भी चेंजेस आ गया तो वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो गई। और फिर बात कर लेते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट की, जिसको हम लोग सिवाल इफेक्ट भी बोलते हैं, है ना। अब इसमें हम लोग दो चीज की बात करते हैं, बॉटल नेक इफेक्ट और फाउंडर इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट क्या होता है कि मान लो एक पॉपुलेशन थी, ये पॉपुलेशन थी, यहां से कुछ लोग उठ के दूसरी जगह पे चले गए और यहां पर इन लोगों ने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया, तो इस जगह के जो नई जगह के हैं, नई जगह पर ये लोग क्या हो गए, फाउंडर हो गए। जैसे कोई कंपनी चलाता है तो कंपनी जो चला रहा है वो क्या हो जाता है यार, फाउंडर हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट चीज आ जाती है, वो आती है इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड इवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स। इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स के लिए आपको वहां पर एक ग्राफ दे रखा है जहां पर अलग अलग प्लांट्स का क्या क्या बता रखा है कि कौन किससे इवॉल्व हुआ होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहली चीज थी यार, क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स जो होते हैं वो एक्वेटिक ग्रीन एल्गी के जो क्लोरोफाइट है वो एक्वेटिक ग्रीन एल्गी के एंसेस्टर हैं, और इन्होंने ही सारे ग्रीन प्लांट्स को क्या किया है, बनाया है, इवॉल्व किया है। नेक्स्ट है ब्रायोफाइट जो होते हैं वो डाइवर्ज हो गए क्लोरोफाइट से, कब, कार्बोनिफेरस पीरियड में। दूसरा ज़ोस्टेरोफाइलम हमेशा डोमिनेंट रहे, कहां पर, साइल्यूरियन और डेवोनियन पीरियड में। चौथी चीज वहां पर बता रखी है बच्चों की लाइकोपॉड्स जो होते हैं वो ओरिजिनेट हुए किससे, ज़ोस्टेरोफाइलम से, और ये क्या है, ये ओल्डेस्ट लिविंग वस्कुलर प्लांट्स में से आते हैं। फिर आते हैं राइनिया। राइनिया ने किसको अराइज किया, साइलोटम को अराइज किया। ये कुछ मेन पॉइंट है, देखो ज्यादा इससे पूछा नहीं जा गया है अब तक, लेकिन आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहां पर लिख दिए गए हैं, ये आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, ये पता होने जरूरी है। अब यहां पर आ जाओ, यहां पर अगर हम लोग इवोल्यूशन का चार्ट देखें एनिमल्स का, तो वहां पर भी एक चार्ट दे रखा है। वहां पर बताया गया है कि इन्वर्टिब्रेट्स जो थे वो इवॉल्व हुए कब, 500 मिलियन ईयर्स अगो। ये नंबर याद रखने हैं मेरे बच्चों, नंबर याद रखे बिना कुछ नहीं होगा। फिर नेक्स्ट चीज बोले कि जॉलेश फिशेस कब इवॉल्व हुई थी, 350 मिलियन ईयर्स अगो, ये पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट, लोब फिन्स कौन थे, फर्स्ट एम्फीबियन थे, मतलब लोब फिन से फर्स्ट एम्फीबियन राइज हुए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज बोला गया कि फर्स्ट ट्रू लैंड एनिमल्स, जो पहले ट्रू लैंड एनिमल्स थे यानी कि रेप्टाइल्स, कब आए थे, 200 मिलियन ईयर्स अगो आए थे। अब जो बिगेस्ट रेप्टाइल था यानी कि जो आपका टिरानोसोरस था, बिगेस्ट डायनासोर था, वो 20 फीट लंबा है, ऐसा एनसीईआरटी लिखती है इकलौते इस टिरानोसोरस के बारे में। अब एनसीईआरटी लिखती है जो मैमल्स है वो इवॉल्व हुए हैं किससे, रेप्टाइल से, और मैमल साइज लाइक श्रू, पहले बिल्कुल छोटे से होते थे मैमल्स, और फॉसिल्स भी इतने ही छोटे मिले हैं। फिर हमें ये मैमल्स क्या हुए, अलग अलग जगह कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, ये लोग अलग अलग जगह पहुंचे, फिर उधर ऊपर उन्होंने अपने आप को अडैप्ट करा, चेंजेस आए, इवोल्यूशन आया, और इस तरह से हमें अलग अलग तरह के मैमल्स देखने को मिलते हैं। लास्ट और मेजर पोर्शन जिससे क्वेश्चन आता है वो है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन। ये आपका सीक्वेंस रहेगा। ठीक है, अब यहां पर देखो ये जो ड्रायोपिथेकस है कब आए, ड्रायोपिथेकस आए 15 मिलियन ईयर्स अगो। पहले आपकी एनसीईआरटी स्टार्ट भी ऐसी करती है कि 15 मिलियन ईयर्स अगो पहले ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस के बारे में बात करती है। जो ड्रायोपिथेकस थे देवर हेयरी एंड देवर मोर एप लाइक ज्यादा थे और झुक के चलते थे, है ना, बिल्कुल झुक के चलते थे, सीधे नहीं चलते थे। नेक्स्ट है रामापिथेकस, ये देवर मोर मैन लाइक, मैन के जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा थी, और ये भी हेयरी थे, और वॉक, दे यूज्ड टू वॉक लाइक गोरिल्लास की तरह वॉक किया करते थे। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस, इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी थी वो 600 सीसी थी, बाइपेडल लोकोमोशन था यानी कि 2 पैरों पे चलते थे, 4 पे नहीं चलते थे। कहां मिले थे, अफ्रीका में मिले थे। हाइट देखी जाए तो 1.5 मीटर हाइट थी इनकी, ठीक है, यानी कि 4 फुट से भी छोटे थे। नेक्स्ट आ जाता है होमो हेबिलस, जिसकी क्रेनियल कैपेसिटी 650 to 800 सीसी थी। ये क्रेनियल कैपेसिटी मैच द फॉलोइंग में आ जाएगी, इसलिए याद रखनी है। ठीक है, 650 to 800 सीसी थी, और इनकी हाइट 1.2 to 1.5 मीटर, और ये केव्स में रहने वाले होमो हेबिलस थे, होमिनिड्स के सबसे पहले। नेक्स्ट आ जाता है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस की जो क्रेनियल कैपेसिटी थी वो थी 900 सीसी, एंड इसके साथ लिखता है दैट दे प्रोबेबली एट मीट खाते थे, ऐसा इन्होंने बहुत क्लियर वर्ड्स में लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। नेक्स्ट चीज बोली गई है निएंडरथैल की। निएंडरथैल की जो क्रेनियल कैपेसिटी थी वो हम ह्यूमन से भी ज्यादा है,
1400 सीसी इनकी क्रेनियल कैपेसिटी थी। देवर केव ड्वेलर्स, अपने डेड को जो इनके में डेड हो जाते थे, मर जाते थे, उनको बरी भी करते थे विद फ्लावर्स एंड ऑल, और साथ के साथ दे यूज्ड टू प्रोटेक्ट हाइड देयर स्किन, अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करके रखते थे यूजिंग लीव्स या फिर खाल से, दूसरे एनिमल्स की स्किन से भी अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखते थे। फिर आ जाता है क्रो मैग्नन, इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी 1650 सीसी थी और इनके पास एलिफेंटस था, ऑर्नामेंट्स बनाते थे, ठीक है, केव पेंटिंग्स करते थे और इन्होंने फैमिलीज बनानी शुरू कर दी थी, स्मॉल स्मॉल फैमिलीज इनकी होती थी, ठीक है। नेक्स्ट चीज हम लोग बात करते हैं वो है हम लोग यानी कि होमो सेपियंस, हमारी क्रेनियल कैपेसिटी क्या है 1350 सीसी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एंड चिंपैंजीज हमारे क्लोजेस्ट रिलेटिव है ना। अगर चेक करेंगे तो हमारे जो क्लोजेस्ट रिलेटिव होते हैं वो है हमारे चिंपैंजी। यहां पर मैंने सिर्फ वो पॉइंट्स हाईलाइट करे हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनसीईआरटी के सारे ही पॉइंट आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो थ्योरीज हो, है ना, थोड़ा माइंड मैप के ही फॉर्म में आपको यहां पर मिलेगी, एविडेंसेस हो, ये बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हो, जिसमें ये तीनों थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें हार्डी वेनबर्ग के ये फैक्टर से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और फिर हमारा इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स और मैमल्स और ह्यूमन तो है ही, ठीक है। यहां पर आपका इवोल्यूशन का माइंड मैप बिल्कुल खत्म होता है और आपका माइंड मैप की सीरीज यहां पर खत्म होती है। क्लास 11th हो, क्लास 12th हो, ज़ूलॉजी का माइंड मैप हो गया है समाप्त, ठीक है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट मेरे बच्चों। पेपर बहुत जल्दी है, बहुत कम टाइम रह गया है, तो अच्छे से पढ़ाई करो और बस पूरे साल की मेहनत अब तुम्हारी वहीं होनी चाहिए, है ना। पूरी साल की मेहनत दिखा दो पेपर में कि मैंने इतनी मेहनत करी है। बस यार पैनिक मत होना, क्योंकि पैनिक हो गए ना तो सब चीज़ खराब हो जाती है, तो पैनिक नहीं होना है हमें, ठीक है। क्योंकि पैनिक से ना, अगर आपने पूरे साल लग के भी तैयारी करी है ना, तो भी पैनिक मोड में आते ही सब कुछ खराब हो जाता है, आती हुई चीज़ भूल जाती है, ठीक है। तो मत करना, क्योंकि सेम मिस्टेक मैंने करी थी और मिस्टेक से हमें सीखना चाहिए, दूसरों को भी सिखाना चाहिए, मेरा तो काम ही है सिखाना, इसलिए बोल रही हूँ पैनिक मत करना। आती हुई चीज़ भी भूल जाओगे, कभी ओएमआर गलत हो जाएगा, कभी आता हुआ क्वेश्चन गलत करके आओगे, तो ये सारी चीज़ें मत करना। बस अपने आप को काम रखो, ठीक है, और डरो मत, है ना। डर के आगे जीत है, ये याद रखो, डर के आगे सही में जीत है यार, एक सीट तुम्हारी है, ठीक है। तो यार प्लीज़ अच्छे से पढ़ाई करो, कुछ टाइम रह गया, रिवीजन पे फोकस करो ज़्यादा। इस समय मैं कह रही हूँ क्वेश्चन ज़्यादा मत लगाओ, लेकिन रिवीजन करो, है ना। ऐसे एनसीईआरटी पलटते देखते रहो, हो जाएगा, या माइंड मैप देख लो, हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर क्वेश्चन लगाओगे और एक दो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आए तो तुम्हारा पैनिक मोड ऑन हो जाएगा, बड़ी जल्दी तुम्हारा पैनिक बटन ऑन हो जाता है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान रखो, ठीक है। तो अब मिलते हैं, है ना। आई होप आप अच्छी खुशखबरी लेके आओ, है ना। तो बाय बच्चों, ऑल द बेस्ट।